जय श्री राम। यस। सो विक्की भाई, हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर आपको सच में किसी से कुछ सीखना है तो आप एक ऐसी व्यक्ति से मिले जिन्होंने फेलियर को बहुत ही करीब से ऑब्जर्व किया हो और उससे गले लगाया हो। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पहले एपिसोड में द हसलर्स शो के। थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू से कि द हसलर्स शो को स्टार्ट करने के पीछे का जो मोटिव है वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है जो कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर गुजरने को लेकर नित दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो मैं विक्की कुमार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी फिलहाल ये हमारे साथ हमारे कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं और ये बीटेक कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही होनहार छात्र हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एनएसएस यूनिट के टीम लीडर है। एंड इनकी एक्सपर्टीज के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट स्किल्स इनकी बहुत अच्छी है और लीडरशिप स्टाइल जो इनका है वो बहुत ही अनोखा है। और मैं जानना भी चाहूंगा इस पॉडकास्ट के जरिए कि इनका ये जेनेटिक है या फिर बाय प्रैक्टिस इन्होंने ये चीजें डेवलप करी। सो विकी कुमार, वेलकम टू द हसलर्स शो। एंड नाउ हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करते रहो। देखिए, पहले तो आप सभी को फर्स्ट क्लास के जो भी आपके इवेंट्स करा रहे हो आप, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे बुलाए इसके लिए थैंक यू। हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं, जनरली एक बात समझा, क्योंकि मैं उस मुकाम पे अब तक वो नहीं पहुंच पाया हूँ। लेकिन जहां तक पहुंचा हूँ, जहां तक जा रहा हूँ, उसके दरमियान आप मुझे बुला लिए, ये ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एक लाइन है कि आप अच्छा बोल लेते हो, अच्छी आपकी स्पीकिंग है, ये आपकी महानता नहीं है, सुनने वाले का बड़प्पन है कि वो आपको सुन ले रहा है, अच्छे से बैठ के हंसी बिना किसी डिस्टरबेंस को आपको अच्छे से सुन ले रहा है। तो सबसे पहले मैं तो थैंक यू ऑडियंस। मैं ऑडियंस को थैंक यू। अगर ये वीडियो भी कोई देखेगा, जितनी देर की वीडियो लगातार वो वीडियो देख ले रहा है, तो थैंक्स। उसको आप थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि आप मुझे उतने देर तक बर्दाश्त किए। बर्दाश्त नहीं किया, आप अच्छा सुने। तो ऑडियंस की बड़प्पन होती है कि वो किसी स्पीकर को सुन लेते हैं। इसमें मैं मानता हूँ कि स्पीकर कोई मानता नहीं होता है, वो सामने वाला ऑडियंस का ही सब कर्तव्य रहता है, उनका ही मतलब है। इंट्रोडक्शन की बात किए हैं तो अभी सिंपल इंट्रोडक्शन है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और हाँ, स्टूडेंट के अलावे कुछ पूछना चाहो तो ठीक है, मैं अपने कॉलेज की यूनिट का टीम लीड हूँ, एनएसएस यूनिट का टीम लीड हूँ। और उसके साथ साथ किसी न किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराता रहता हूँ, कहीं ना कहीं दिख ही जाता हूँ, जिस कारण से आप मुझे बुलाए। नाम है हसलर शो। तो उम्मीद तो बहुत मुझे भी है इस शो से, क्योंकि मैं जहां तक मानता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी व्यक्ति का अगर संघर्ष कर रहा है, वो उस दौर में चल रहा है, वो कुछ पाना चाह रहा है, तो उसको दिखाना बहुत जरूरी है, उसको सामने लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं कि अगर मैं किसी चीज को, गलत चीज को रोक रहा हूं, तो 99% मैं वो चीज नहीं करूंगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो बहुत सारा एग्जाम्पल्स मैं आपको भी आगे शो में देता रहूँ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो द हसलर्स शो है वो किसी और पॉडकास्ट चैनल से अलग कैसे है। आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या फिर मैं बताऊंगा? जैसे कि पूछा आपने अलग कैसे है, तो मैंने पहले ही बताया था, सारे पॉडकास्ट चैनल पे वो एक होता है सक्सेस वाले आते जो जीवन में कुछ ना कुछ कर बैठे। एग्जैक्टली। आप उसे बुलाए हैं जो अभी कुछ करना चाह रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये तो यूनिक है, क्योंकि इस शो में आगे और भी वैसे आएंगे जो अभी कुछ किए नहीं है, उतना कुछ नहीं किए, लेकिन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयासरत में है। ये शो तो यूनिक है। एग्जैक्टली। हम वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे व्यक्ति को अपने शो पर बुलाएंगे जो कुछ अच्छा कर गुजरने की राह पर चल पड़े हैं और इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर देम कि हम लोग उनमें एक फ्यूल फिल कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के जरिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को अपने उत्तर से प्रफुल्लित करेंगे। तो हिंदी का कई मैं
मैं पहले ही बताता हूँ, हमेशा बताया हूँ कि थोड़ा सा हिंदी अच्छा रखना चाहिए, इसलिए शायद ऐसा आप वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रफुल्लित कर देना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो विकी भाई, हमारा पहला प्रश्न, हम लोग सब कभी ना कभी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं और सडनली हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा जो ग्राफ है, जो अप जा रहा होता है, वो सडनली डाउनफॉल हो जाता है। आप भी अपने मैट्रिकुलेशन में अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर रह चुके हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप कुछ अच्छा अचीव करने वाले थे लेकिन वो आप नहीं कर पाए, एंड आपको जहां पर होना चाहिए था आप अभी वहां पर नहीं है। आ, ये तो हो गया कि धागा खोलने वाली बात हो गई, अपने मुंह से ही अपनी बुराई। मुझे जहां तक लगा 10th तक मैंने सही कर रखा था, सब कुछ सही चल रहा था। पहली बार मैं 11th तक घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकलते ही पता नहीं मेरे अंदर, मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमियां रही होंगी क्या रही, जो कि मुझे भुगतना पड़ा, अच्छे से भुगतना पड़ा। कमी में सबसे ज्यादा मानता हूँ नजरअंदाज वाला। मेरे अंदर जो थोड़ा नजरअंदाज करने का है कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा मैं इस नेचर का हूँ कि मैं बहुत चीजें इग्नोर करके चलता हूँ। और इग्नोर कुछ इस कदर किया कि पढ़ाई को इग्नोर करते चला चला गया, और चीजों में झूलता मिलता चला गया, और चीजें में थोड़ा एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहा। लेकिन जो वास्तव में मुझे पढ़ाई को लेकर करना चाहिए था, जितनी प्रैक्टिस उस लेवल तक के लिए कर, क्योंकि मैं तैयारी करने गया था जेई के लिए, जेई मेन एडवांस की तैयारी करने के लिए गया था। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप 10th में अच्छे मार्क्स ला देते हो तो सब ये कहते हैं कि जेई की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, जेई करो, मेडिकल करो। जेई की तैयारी के लिए कूदना चाहा, एफर्ट मारना चाहिए। 11th तो थोड़ा शुरू में सही चला, लेकिन मैं जिस कोचिंग में रहा, मुझे वहां की थोड़ी सी एक चीज प्रॉब्लम आई, और बहुत सारे बच्चों को आती ही होंगी, कि उन लोगों का थोड़ा स्पीड जो होता है वो थोड़ा हाई लेवल होता है। मैं एक स्कूल का पढ़ने वाला लड़का, आपने सब कुछ सही रखा, कोचिंग में मैं पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं उस स्पीड को नहीं पकड़ पाया। जिस स्पीड से और जिस रफ्तार से वो पढ़ाना चाहे, जिस रफ्तार से पढ़ाने के लिए कोशिश की, मैं उस स्पीड को शुरू से ही कैच नहीं कर पाया। और कैच करना ऐसा होता है कि मैं होता है कि एक ट्रेन पे स्टेशन छूट गई, दूसरी स्टेशन जाकर पकड़ ली, दूसरी स्टेशन पे मुझे छूट गई वो ट्रेन, मतलब छूटती चली गई, स्पीड इतना बढ़ गया। और एक समय ऐसा आया कि मुझे फिर से फ्रंट बैक होके खेलना पड़ा, बैक आके खेलना पड़ा। तो मैं ये पहली बात तो ये मानता हूँ। दूसरी बात, आप जब कोई भी किसी चीज का एम लेके चलते हैं, अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम है, तो शुरू से ही मन बना ले कि उसके लिए ढाल ले। जैसे 10th तक तो मैं समझता भी नहीं था कि जेई वाला चीज ऐसा क्या है, कैसे इसमें एग्जाम होता है, परसेंटाइल क्या है, कैसे आता होगा, किसी का रैंक कैसे बनता होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। हालांकि स्कूल लेवल पे अपने साथ निबंधों वगैरह बना लिए थे। अब वहां जाके अचानक मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाए, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा कुछ ब्रिलियंट टाइप नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ पढ़ के मेहनत करके वो कुछ उसको हासिल किया हो तो मैं वो सॉल्व कर लेता था, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कर लेता था। लेकिन अचानक से मेरे सामने आने लगे वो सारे टफ सवाल, वो इतने स्पीड्स, विदाउट एनी गाइडेंस, कोई गाइडेंस नहीं, घर परिवार से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा ऐसा इशू भी, कुछ संगति का असर भी, ऐसा संगति का असर भी होने लगा। तो वो जो धागा था, तो थ्रेड लाइन होता है उसके बीच में, वो थ्रेड लाइन बहुत मोटा होता चला गया, इसके बीच का डिफरेंस से मुझे पता नहीं चल पाया कि मैं जिस टारगेट को लेकर आया था उससे बहुत दूर जा चुका हूँ। और लास्ट में जब रिजल्ट का समय आया तो फिर वही परिणाम, कि जो तैयारी करने आए थे वो भी नहीं हुआ, जो कर लेना चाहिए था उसमें भी कम है। तो मुझे लगता है कि एक स्पीड जो होनी चाहिए किसी कंपटीशन को लेकर, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हाँ, कंटिन्यूअस स्पीड में चाहिए आप, कोई ब्रेक नहीं, नो ब्रेक। मैं मानता हूँ ब्रेक लेना अलग बात होता है, आप एक दिन का ब्रेक खामियाजा आपको एक महीने का करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कॉलेज जो कोचिंग, मैं मेन कोचिंग की बात, 10th बात की बात कर रहा हूँ। कॉलेज है फिर वो लड़का मेंटेन कर लेते हैं, हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं एकदम 10th तुरंत बाद, स्कूलिंग तुरंत बाद, तो आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर पाया। अभी आपकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में है? और अगर ये कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग में है, तो डिबेट कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, आप मतलब आप सॉल्यूशन सॉल्यूशन की बात करते हो ना,
मतलब हम हर जगह बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला, सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। तो अपने हिसाब से मैं बस यहाँ तक पहुंच पाया हूँ कि सॉल्यूशन बात करने से ही मिलता है। और मेरी एक्सपर्टीज अभी तक तो मैं अपने आप को खुद से नहीं पहचान पाया हूँ कि मैं किस लाइन में जाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं कहीं स्टेज से बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, 10 लोग कह देते हैं तुम नेता क्यों नहीं बन जाता है, तुमको चुनाव लड़ना चाहिए, यूथ इन पॉलिटिक्स। हाँ तुम नेता क्यों नहीं बन जाता है। मतलब ऐसे आपको बोलने रहेंगे कि वो आपके लिए ही रुके थे, वो आपके लिए रुक गए थे कि ये खड़ा होगा अगर चुनाव में तो मैं चुनाव दे जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं वोट देने चला जाऊंगा। हाँ तो इस बात है। तो डिबेट कल्चर का जहां तक बात है तो डिबेट कल्चर से एक तो समझिए मंथन है ये। डिबेट कल्चर जो होता है कि दो किसी व्यक्ति है या कोई दो ग्रुप है उसके बीच एक बहुत अच्छा खासा मंथन हो रहा है, मंथन से कुछ न कुछ वो अमृत निकल के आता है। जैसे अभी एक युवा मंथन चल रहा है हमारे एनएसएस में, मैं उसमें गया था। युवा मंथन वही प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी द्वारा ये किया गया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स द्वारा है। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी में गया था, यूनिवर्सिटी में गया तो वहां दो होते हैं जैसे फॉर में और अगेंस्ट में डिबेट में जो बैठते हैं। तो अब जैसे कि टॉपिक था कि विकसित भारत के लिए युवा कितना तैयार है, उनका क्या क्या है, विकसित भारत हो पाएगा कि नहीं, 2047 तक भारत विकसित हो पाएगा कि नहीं। तो मैं तैयार करके गया, मान लो कि फॉर में बोला हाँ 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। कुछ ऐसा समय बना कि मैं अगेंस्ट बोलने लगा, मैं अगेंस्ट में बोला और अगेंस्ट में जीत के आया, यानी कि मेरे जो आइडियाज मुंह से निकलो बात तो है, सच तो है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोला वो सारा का सारा झूठे बेबुनियाद थे, सच तो है। वहां के मैनेजमेंट द्वारा भी कहा गया कि फिर ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि विपक्ष वाले ही अच्छा नंबर उनसे ला दे रहे हैं। ये बात अलग है। डिबेट एक मंथन है कहीं भी किसी भी सोसाइटी का। अगर आप कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी भी ग्रुप से, किसी भी बच्चों के ग्रुप से, स्टूडेंट्स के ग्रुप से, आपको वहां उन दोनों ग्रुप्स को बातचीत करने के लिए लाना पड़ेगा। जब तक वो आमने सामने बातचीत नहीं भी रहेंगे एक बढ़िया चीज नहीं निकल जाएगी, चाहे वो आइडियाज हो या कुछ भी मन में बात खटक रही हो या कुछ भी नया चीज करने का प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का है। और वो तभी आएगा जब दो ग्रुप आमने सामने बैठे हों और उससे कुछ ना कुछ एक अमृत निकल के जरूर आता है। और लास्ट में वो अमृत ऐसा होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, उसको आप रियल लाइफ में उसको अपने सामने पेश भी कर सकते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये कुछ मैं मानता हूँ कि डिबेटिंग कल्चर तो हर एक इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें अच्छा करता हूँ, इसलिए नहीं, सॉल्यूशन चाहते हैं तो बात भी बात तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ तक ही मान लीजिए। बहुत सही, बहुत सही। अभी मैंने बोला यूथ इन पॉलिटिक्स, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवा को आगे बढ़कर अपने राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। लेकिन एक 25 वर्ष का युवा जिसके पास ना ही कोई अच्छी योग्यता है और ना ही उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं उस फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में, क्या इससे हमारा देश एक सही मार्ग पर प्रशस्त हो पाएगा? देखो अब एपीजे अब्दुल कलाम का एक मुझे बात याद है, बहुत अच्छा उन्होंने बात कही थी। एक छोटी सी बच्ची थी और वो बीच ऑडिटोरियम में पूछती थी कि सर मैं भी बहुत छोटी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे लिए मैं क्या करूँ देश के लिए, अभी मैं क्या करूँ, मुझसे लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो उन्हें बहुत सिंपल सा जवाब उनके द्वारा मिला था, पढ़ाई कर रहे हो आप तो हाँ तो अच्छा पढ़ो, आप खेल रहे हो आप हाँ तो अच्छा खेलो, बहुत अच्छा खेलो। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो आप उसमें ईमानदार रहो, अच्छा करो, वो सारी के सारी देशभक्ति ही कहलाती है। अब सारा का सारा जिम्मा तो युवाओं पे तो नहीं है हमारे देश में। अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स में कितने ज्यादा युवा राजनेता हैं, बहुत कम। सारे बड़े पोस्ट एक बहुत उम्रदराज व्यक्ति संभाल रहे हैं, यानी अभी भी हमारे देश में एक्सपीरियंस को किया जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जो इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा उन्हीं को वो पद दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स, बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, मैं यहाँ तक मानता हूँ। इतना अच्छा खासा डाइवर्स है कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति उस पद पे जाके बैठा तो बिगाड़ के ही आएगा। और रियल लाइफ एग्जांपल हमारे मोदी जी, वो उस टाइप की पर्सनालिटी ऐसा रखते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है,
बहुत ज्यादा विविधताएं हैं यहाँ पे, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जैसे जैसे बढ़ते जब यहाँ पे ज्योग्राफिकल बदलता जाता है, डाइवर्सिटी चेंज होती जाती है, तो उस पद तक जाने के लिए तो एक एक्सपीरियंस वाला ही चाहिए। तो फिर युवा इसमें कहाँ है? जब सारे पद वो बुजुर्ग लोग संभाल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग संभाल रहे हैं, तो युवा इसमें कहाँ है? तो युवा, मैं मानता हूं कि आप सीखते रहो। मतलब ठीक है, मुझे जैसे रियल लाइफ में कोई एक बंदा है और उसको एक उम्र पे वो पद मिलेगा, तो उस उम्र तक जाने के लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस गेन तभी होगा जब उसमें लगा रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद बस सिंपल सा वही बात है, कुछ नहीं कहने के अलावा बस इतना कह दो कि जो काम कर रहे हो उसमें अच्छे एक्सपर्ट हो जाओ, लगे रहो, एक्सपीरियंस गेन करते रहो, सीखते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मैंने प्रारंभ में बोला था कि आपकी जो ये क्वालिटीज हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की, आपकी लीडरशिप की यूनिक स्टाइल्स एंड योर टीम हैंडलिंग, इज इट जेनेटिक और इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस? तो इस पे क्या कहना चाहोगे? जैसे जेनेटिक्स और प्रैक्टिस की बात नहीं है, अगर अगर आप कहोगे कि आपने ये सब बोलना कहाँ से सीखा, अच्छा आप लोग बोल कैसे लेते हो, पूरा का सर मैं पापा को दूंगा। पापा मेरे जैसे कि पापा का शुरू से ही था, शुरू से कुछ ना कुछ मुझे सुनाते रहते थे, कविता हो गया, रामायण मुझे वो राता रात सुनाते थे। रात का एक समय होता था जब खाना खा के आदमी बैठता है घर में, तो पापा का एक बहुत अच्छा था उनका नियम, रात को महाभारत या कुछ रामायण सुनाते रहते। शब्द उच्चारण जो होता था पापा मुझे सुधारते, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे पापा साइंस के टीचर हैं, वो हिंदी से बहुत उनका अलग जुड़ाव है, लेकिन वो अच्छा स्पीकर भी है मेरे पापा। मतलब अच्छा स्पीकर इसका मतलब ये नहीं कि उनका फील्ड ही एक स्पीकर वाला है, लेकिन जब कभी भी बोलते हैं तो अच्छा बोल लेते हैं। तो ये मानता हूँ कि थोड़ा सा जेनेटिक तो मैं मानता हूँ पापा से मुझे आया होगा। दूसरी बात प्रैक्टिस की बात होती है, जैसे कि मैं जिस अभी कॉलेज में हूँ, और मेरा कॉलेज अभी आप लोग जानते हो, उनका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी लाइक, अभी एक ग्रोइंग कॉलेज है, अच्छा खासा बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मैनेजमेंट हैं, कुछ ऐसे फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्तंभ है इस कॉलेज के, और ये जमे हुए हैं और ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है। अभी हमारा कॉलेज अच्छा आगे बढ़ रहा है। दूसरा होता है प्रैक्टिस तभी होगा जब आपको मौका दिया जाए, मैं ये मान के चलता हूँ। कॉलेज ने मुझे, जब मैं 10th लेवल तक था तो ठीक है मैं कुछ ना कुछ जीता रहता था, लेकिन जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो थैंक्स टू मैनेजमेंट, थैंक्स टू जितने भी मैंने मुझे चुनते हैं, मुझे वहां तक भेजते हैं, वो मुझे हमेशा मौका दिए, और मौका इस विश्वास पे दिए कि लड़का जहां जाएगा जीत कर आएगा, ऐसा। हालांकि मैंने एक बार हारा भी है स्पीकर में, मैंने स्पीकिंग वाले में हारा भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम उन्होंने मौका दिया। तो मैं मानता हूं आप पहले पॉइंट करो कौन अच्छा बोल रहा है, सबसे पहले तो आप उसको कर लो। दूसरा, कौन अच्छा बोलना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, दूसरा बार उसको पॉइंट करो। तीसरा, कुछ नहीं करना चाह रहा है लेकिन उसको सिखाना तो है। जैसे मैं अपने यूनिट में बार बार बोलता हूँ, कैंप में भी मैं गया था, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बोलना तो आना चाहिए। एक अगर आप नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, विदाउट ये कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल के आपको नॉलेज कोई काम कर, क्योंकि आप जो लिख के बैठे हो पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है ना। आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कुछ टाइम जब तक आप बोल नहीं रहे हो तो आप लोग सुनेंगे नहीं। हाँ लिख रहे हो, लिख, अगर आप पढ़ने का कोई शौकीन है तो आपको पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले अच्छे खासे पढ़ लेते हैं, लेकिन आप वही चीज को आप बोल दिए सबके सामने, आपकी वीडियोज आ गई, तो लोग थोड़ा सा, अब हम लोग क्या है ना, हम लोग इंटरटेनमेंट खोजते हैं हर चीज में। बुक तो ऐसा होगा, वो वाला बुक तो डिजिटल बुक आएगी नहीं कि सामने वाला वर्ड्स उभरते जा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो लोग पढ़ना भी पसंद करे, लेकिन ज्यादा महारत हासिल करता है बोलने वाला। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है अपनी लाइफ में, कम नॉलेज वाला भी अगर अच्छा किसी को चीज समझा लेता है तो ज्यादा नॉलेज वाले से आगे है। एग्जाम्पल सेट मैं करूं, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में था वहाँ आईआईटीएन लोग पढ़ाते थे, अच्छा खासा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट, और एक कोई टियर 3 कॉलेज का एक बंदा आता है, फिजिक्स पढ़ाने आता है, कुछ ज्यादा कोई बड़ा नहीं अचीव किया रहता है, एमटेक भी किया, बीटेक कोई ढंग से नहीं, बैक पे बैक, और वो पढ़ाने में महारत हासिल किए हुए, पूरा का पूरा भीड़ उसके बैच में जमा हो रहा है कि मतलब मैं तो इन्हीं सर से पढ़ूंगा।
ऐसा है, मैंने देखा है। हाँ। जब उसका एलिजिबिलिटी देखोगे, आप उसका करियर देखो कैसे किया। यार बीटेक में बैक पे बैक है इसका, एमटेक भी सही ढंग से नहीं कर पाया है, ये कर क्या रहा है, फिजिक्स ऐसा पढ़ा रहा है कि आईटीएस वैसे नहीं पढ़ा पा रहा। तो ये सब उसका वही है, कम्युनिकेशन स्किल है। वो क्या हो रहा है कि बच्चों से जुड़ जा रहा है, स्टूडेंट हमसे जुड़े, मैं भी उनका बहुत फॉलो किया है कि कैसे हो रहा है। एक टीयर 3 या टीयर 2 का पढ़ा हुआ टीचर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा परसेंटाइल रहा हो, बहुत अच्छा परसेंटेज से बीटेक में रहा हो, खूब बैग लेकर रखा हो, और वो पढ़ा रहा है तो आईटीएस वाले के बच्चे उसके क्लास में जाके बैठ जाए। ये दो चीज हो सकती है, तो नेचुरल है, वो पढ़ाने के लिए ही जन्म लिया हो, या दूसरा कम्युनिकेशन स्किल इतना खतरनाक है उसका कि बच्चे को अपने समय में बांध ले रहा है। इस टाइप का होता है। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने नॉलेज को अच्छे से जाहिर सामने वाले को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। एक प्रश्न मेरे आसपास जो आजकल डोल रहा है वो ये है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं जो कि कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ते में मेंटल हेल्थ इश्यू को लेकर, जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे ग्रसित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो हाउ टू डील विद दिस, और हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे इससे निकलकर एक स्वस्थ मानसिक हेल्थ के साथ अपने कार्य पर फिर से पुनः प्रशस्त हो जाए। इसके लिए बस मेरे पास दो ही उपाय है। मैं जहां तक लेके चलता हूँ मेंटल हेल्थ पे अपना, ऐसा नहीं है इंजीनियर्स को मेंटल हेल्थ सुनते नहीं है। ये बात अगर आपको गार्जियन तक पता चल जाए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर मतलब आपके गार्जियन ये बात को मान के चलते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग करने में टफ तो है, आसान नहीं होता है इंजीनियरिंग करना, आसान नहीं होता है कोई डिग्री ले लेना, अच्छी वाली डिग्री, मतलब आप कॉलेज जाकर एग्जाम देकर सीटी देकर वाइवा देकर जो डिग्री लेते हो उसका एक अलग रुतबा होता है। मैं दो चीज मानता हूँ। अगर आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो दो चीज आप करो। एक तो बिजी हो जाओ काम में, और दूसरा बिजी होने के साथ सोशल रहो। जैसे कि कोई एक बंदा, कोई एक लड़का है, विद्यार्थी है, वो अकेला रहना चाहता है हमेशा। जहां भी देखेगा रूम देखेगा अकेला देखना पसंद करेगा, मैं अकेला रहूंगा। जहां भी जाएगा तो एक अलग किनारा कर लेगा खुद को। तो बहुत ज्यादा चांस है वो लड़का मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान है। जब आप सोशल होते हैं, 4-5 की गैदरिंग होती है आपके आस पड़ोस में, तब आप उस चीज सारी चीजों को भूल जाते हो। मतलब अब होता है ना, हार्मोन उस पर काम ही नहीं करता है। 4-5 जने, 4-5 की बात आई, 4-5 की हंसी मजाक आया तो वो अलग सेंस बनता है। तीसरा होता है, एक फिर से प्रश्न यहाँ पे उठ जाता है कि आप ऐसे पता नहीं है कि यार जो बड़े बड़े एग्जाम से तैयारी तो अपने आप रूम में बंद कर लेते हैं। तो वो ऐसे नहीं करते हैं, वो उस लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं। उस लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं जहां उनको कोई मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, डिप्रेशन उनके आसपास अटकेगा नहीं। वो मैच्योरिटी लेवल को उतना तक क्रॉस कर चुके हैं कि वो बंद कमरे में साल भर रह जाए तो कोई नहीं मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं। तो हम तो उस लेवल तक अब तक नहीं पहुंचे हैं, जिस लेवल पे एक समय आता है कि यार अब तो खुद को कमरा में बंद करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी या किसी चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक लेवल होता है, वो लेवल तभी क्रॉस होगा जब आप बिजी हो रहे हो, अपने काम को कर रहे होंगे, सोशल हो रहे होंगे, सब कुछ सीख रहे होंगे, सबकी बातें माइंड में अटैच कर रहे होंगे, गार्डियन का बात, दोस्तों का बात, टीचर्स का बात, किसी भी स्पीकर्स का बात आप मन में रखे हैं, और उस लेवल तक पहुंच जाइए। उस लेवल के बाद आपका मेंटल हेल्थ इश्यू बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, मैं जहां तक मानता हूँ और साइंटिफिकली भी है, किसी से बात करो या ना करो, डेली अपने माँ से बाप से जरूर बात करो। ये दोनों जो माँ बाप हमारे होते हैं, इनके मतलब समझो तो एक, अगर नहीं भी हो तो मेरा बात मान लो, क्योंकि मुंह से निकलता है ना वो डायरेक्ट हिट करता है हमारे माइंड को। तो ऐसे अच्छे से सब ठीक होगा, सामने वाला बेटा ठीक हो, ठीक रहोगे, हो गया निश्चय। तो ये बात तो एकदम बिल्कुल तय है कि स्टूडेंट को डेली बाय डेली अपने माँ बाप से जरूर बात करनी चाहिए। बिना उनके बात तो समझिए आप दिन शुरुआत ही ना करें, या तो रातों का सो कभी भी कर, लेकिन एक दिन डेली एक बार दबा अपने घर में जरूर बात करें। वो मतलब कहेगा तो 80% का मेहनत तो वही ठीक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा उनका माइंडसेट है।
स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ। कोई एक व्यक्ति धार्मिक है तो वो कैसे हेल्प करेगा जैसे मेंटल हेल्थ? स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान विश्वास पे नहीं करते। हाँ। एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। अभी मैंने 7 दिन की कैंप लगाई थी जेवड़ा गांव में। पता चलता है क्या है कि वहां पे नशेड़ियों की बहुत ज्यादा तादाद है। बहुत ज्यादा लोग वहां नशा करते हैं, बच्चा भी नशा करते हैं। तो हम लोग का था कि अब तो जागरूक करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा तो ये घर पे उठाए उन लोगों को भेज दे नशा मुक्ति केंद्र में, ऐसा वैसा नहीं। जागरूक ही कर सकते हैं, बातचीत उनसे कर सकते हैं। तो मेरे मन में एक थोड़ा सा ख्याल उस समय आया, क्यों नहीं इनको भगवान का डर दिखाया जाए, क्यों नहीं इन लोगों को भगवान का डर दिखाया जाए। मतलब उनसे पूछा जाए, किस भगवान को मानते हो? श्री राम जी को। श्री राम जी नशेड़ियों को नहीं सुनते हैं, बात याद रखना। जो नशा करेगा राम उनके नहीं, जो नशा करेगा माँ भवानी उनकी नहीं, जो नशा करेगा हनुमान उनके नहीं। तो मेरे मन में थोड़ा सा ख्याल आया, लेकिन फिर समझ में आया कि यार क्यों इनके नेतृत्व पे कमेंट करना, टीम का डराना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को इसमें हम लोग ढाल सकते हैं। बिल्कुल। मतलब इस सब चीजों से अगर आपको डरना है, जैसे पूरा देश मान लो राममय हो चुका है, 1 मिनट के लिए मैं मान के चल, और सामने वाला ये चाह के क्राइम नहीं कर रहा है कि नहीं यार मैं तो राम भक्त हो चुका हूँ, भगवान बुरा मान जाएंगे। भगवान मेरे बुरा मान जाएंगे, जो मेरे आराध्य हैं हाँ। जिनकी वजह से मैं चल रहा हूँ मेरे बुरा मान जाएंगे, इस कर्म तो वैसे सॉल्व मैं ये काम नहीं कर। स्पिरिचुअलिटी एक तो ये डर आपको भगा देगा कि उनसे डरोगे तो आप अच्छा काम करोगे, बुरा काम तो नहीं करोगे। हाँ। दूसरा स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आप एक हनुमान चालीसा जिसे पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़े, आराम से बैठे हनुमान चालीसा कर लिए, कुछ भी मोबाइल में या आपके पास छोटी वाली बुक है मंदिर में पढ़े, तो डिफरेंस देखोगे आप। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले का आपके मन का शक्ति, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद लगा कि हनुमान जी मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माँ भवानी का कोई स्तोत्रम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम है, वो 4 लाइन निकालो आप, देखो आपकी कहाँ मेंटल हेल्थ जाती है। लेकिन उस सब में एक चीज मायने रखता है कि आप वो चीज को सही से पढ़े हो या नहीं पढ़े, हनुमान चालीसा एकाग्र होके पढ़े हो कि नहीं पढ़े, ये 2 चीज बहुत मेंटेन करता है। और ये सोच के पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कि मैं पढ़ने के बाद अच्छा फील करूँ। जब कभी ऐसा लगे कि हार रहा हूँ जीत रहा हूँ, ऐसा कुछ भी लगे डाउनफॉल हो रहा है, उठाओ हनुमान चालीसा, उठाओ कोई भी देवी माँ का कोई भी मंत्र, उठाओ महादेव का कोई भी मंत्र, और एक बार मन से उच्चारण करके देख लो। इस में मैं मानता हूँ ये पावर है, और ये तय करके बैठो कि मैं पढ़ने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, पढ़ने के बाद वो डिफरेंस पूरा का पूरा दिखाएगा। बिल्कुल। इस क्लैरिटी मतलब ये कभी नहीं होता है कि सोसाइटी से खुद को अलग कर लेना, शांत हो जाना, नहीं। सोसाइटी बहुत जरूरी है, किसी भी स्टूडेंट के लिए भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास की चीजों से सीखना है और हमको वहां का प्रॉब्लम्स जानना है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स नहीं जान पाएंगे सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। फिर कौन सा हम दुनिया जी रहे हैं। जैसे मैं मान के चलो मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, टेक्निकल बातें ज्यादा करना चाहूंगा, और ये बात सही भी है कि टेक्निकल स्टूडेंट हो तो सामने वाला मुझे इसलिए अपनाएगा कि जब तक मैं टेक्निकल बातें ना करूँ, मैं ज्यादा फिलोसफी की बात करने लगूं, ज्यादा सांस्कृतिक बात करने लगूं, ज्यादा कल्चर की बात करने लगूं, तो लोग बीटेक क्यों की है, ये बात तो मन में लोग ख्याल आएगा। कोई हायर करने वाला बंदा एचआर है और उसके सामने मैं ये सब फिलोसफी बात करूं, कल्चर बात करूं, सांस्कृतिक पॉलिटिक्स बात करूं, लोग तो कहेंगे तू बीटेक क्यों किया, मुझे बीए कर लेनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सब तभी होता है जब आप प्रॉब्लम्स खोजने चले, है ना। ऐसा नहीं है, मैं अगर कोई शख्स वाकई में कुछ करना चाहता है तो प्रॉब्लम सब खुद आइडेंटिफाई कर, मैं बिल्कुल इंतजार में नहीं रहूंगा कि 10 लोग कोई आएगा मुझे 10 प्रॉब्लम थमाएगा इससे तुम काम करो, नहीं। मेरी स्टेज उसमें ज्यादा अच्छी होगी, मेरी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा उसमें अच्छी लगेगी जब मैं उस प्रॉब्लम को जाके खुद से देखूंगा, खुद से जीऊंगा, तब मेरी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ये बात मैं मान के चलता हूँ, इसके लिए आपको होना बहुत इकलौता ये उपाय है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को अब हम कंक्लूड कर दें, और एक लास्ट मैसेज क्या होगा ऑडियंस के लिए, उन हसलर्स के लिए जो इस शो को देख रहे हैं पिछले 30 से 35 मिनट से,
और so what is the last message for that? लास्ट मैसेज, मैं एक अभी तक का मेरा रहा है कि मैं कुछ चीजें अपने जहन में बैठा लेता हूँ। यहाँ पे ऐसी बातें हो गई होंगी हमारे बीच, अभी तो मुझे पता नहीं मेरे क्या, लेकिन मैं घर जाऊंगा अभी वापस तो मेरे माइंड में सारी बातें रिकॉल होगी और एक चीज मैं जहन में बैठा लूँ। हमारे कॉलेज में सोनम वांगचुक सर आए थे, सारी बात उनका भूल चुका हूँ मैं, सिवाय एक के, क्योंकि वो बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे मन में सवाल एक साल से लगातार उड़े रहा था मुझे कि कहीं मैं गलत जगह आ गया क्या, कहीं मैं गलत जगह आ गया क्या, ये अच्छा मेरे लिए नहीं है क्या, ऐसा वैसा कुछ भी कर रहा था। लेकिन उन्होंने एक बात उनका मैं याद रखा, अभी तक याद है, उन्होंने कहा कि आप जहां हो वहां से 100% करो, यही इकलौता एक उपाय है और यकीन मानो आप वहां से अच्छा करोगे। शून्य से प्रारंभ करने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये अब रोना रोने वाला काम नहीं है। अब हमारे हाथ में ये सब कुछ है, हमारे आपके हाथ में ये सब कुछ है, हम जहाँ मौजूद है वहीं से अच्छा करें, वहीं से 100% अपना दे। ये अब जीवन भर 4 साल तो रोते तो नहीं रहेंगे, नहीं। और मेरे लिए मेरा जहाँ हम जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है हमारा, मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ में हमारा वेलकम किया। हम लोग तो बाहर हैं, बाहर ही अभी आए, छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, ऐसा हमारा कल्चर है देश का कि ये राज्य हमको, हम लोग को वेलकम किया। दूसरा, पढ़ने का हक दे रहा है, रहने के लिए जमीन दे रहा है, पीने तक पानी भी दे रहा है। सच्चाई है। हमारी अपनी तो विद्या भूमि है छत्तीसगढ़, इसके लिए तो मैं ऋणी हूँ और हमेशा रहूंगा। दूसरी बात, जहां हम आप पढ़ रहे हैं, जहां हम आपको सीख रहे हैं, वहां की चीजों को बुरा कहना, गाली देना गलत, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। ये तो ऐसा ही हो गया कि आप घर से गद्दारी कर बैठे, बिल्कुल अपने अध्ययन क्षेत्र से गद्दारी कर बैठे। इसलिए गुरुकुल को गाली देना मुझे लगता है बहुत सही बात, बहुत सही, मतलब एकदम नकार सुनकार ही दिया जाए कि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी गुरुकुल को गाली दे रहा है, ये कहीं भी आपको नहीं बख्शा जाएगा। आप किसी भी कहीं भी कंपनी में जाओगे, कुछ भी करोगे, आप कुछ स्टार्टअप भी करना चाहोगे, ऐसा आपको मिलने वाला होगा, स्टाफ ही आपकी कंपनी को गाली दे रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं। मैं जहाँ अध्ययन कर रहा हूँ, मैं जहाँ कुछ चीजें सीख रहा हूँ, उसके बारे में निगेटिव पॉइंट्स बताना, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधी बातें करना, उन सारे टीचर्स, उन सारे गुरु के समय या उस गुरुकुल के सिवा, उसके लिए गद्दारी हो जाएगा, जो कि विद्यार्थी लक्ष्यों में नहीं होनी चाहिए। वो सारी बातें भूल जाओ, मेरा किस्मत, मेरा मेहनत जहाँ मुझे लेकर आया है, मैं वहीं से आगे बढ़ूँ, ये बात तय है। और एक सिंपल मैसेज, आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो, वहाँ अच्छा करने की कोशिश करो, चाहे हंसना शो के आप मदद से कर रहे हो, चाहे मैं आके यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसा भी है। क्यों, क्या है ना कि अभी का समय एंटरटेनमेंट का समय है। हो सकता है हंसना शो ज्यादा भी किसी एक डांसर को मिल जाए जो अच्छा डांस कर ले रहा हो, वो भी अपना मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तो मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट का है, एंटरटेनमेंट पूरा पूरा केस एंटरटेनमेंट का है। मैं आप रील देख रहे होते हो, स्लाइड होता है, अगर मान हंसस होगा रील्स में आ गया तो थोड़ी देर के लिए अगर कोई जाने का भी ठीक है आगे बढ़ जाए, लेकिन अच्छा कोई डांस कर रहा है, अच्छा कोई गा रहा था, हम लोग उसको थोड़ी देर रुक के देखें। तो अभी का समय एंटरटेनमेंट का समय है, तो आप एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं है उन्हीं सब चीज से एंटरटेनमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट हमारा सब बातचीत से मिल रहा है। बिल्कुल, हम जिन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनको पसंद करते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट। बिल्कुल आप अपना एक्सपर्टीज ढूंढ ले अभी से, क्या वो क्या करना है, वो किसी से एंटरटेनमेंट है, हमारी आपकी बात को एंटरटेन हो पा रहे हैं, ये भी ढूंढ लिया कि दो जन कोई बात कर रहा है तो मैं थर्ड पर्सन सुन रहा हूँ, वो एंटरटेनमेंट हो रहा है। जैसे कैमरा मैन अभी मेरे सामने बैठा है, वो दोनों को सुनकर मुस्कुरा रहा है तब से, ये भी एंटरटेनमेंट ही है, क्योंकि वो 30 मिनट 35 मिनट सभी जो बैठा है, हो सकता है वो बोर हो जाता, लेकिन हमारा ऐसा बात चल रहा है, ऐसा क्या मुस्कुरा रहा है, ये भी एक एंटरटेनमेंट है। तो अपना एंटरटेनमेंट का एक्सपर्टीज फील्ड ढूंढ ले कि मेरा एंटरटेन होने का क्या फील्ड है। जैसे मेरा एंटरटेन होने का फील्ड ये है कि मैं सामने वाला कोई मुझसे बोलता है तो मैं अच्छे से सुन लेता हूँ, उसी से एंटरटेन हो जाता, ऐसा है मेरे में। ये सब में होना चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है प्लीज सुनो आप उसको, वो ऐसे नहीं बोल रहा है, बहुत चीजों का निचोड़ होता है, सुनना अभी के समय बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो विदाउट सुने आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ये बात मान लो आप। सिंपल मैसेज, अपना एंटरटेनमेंट का फील्ड ढूंढ लो आप,
जहाँ हो वहाँ खुश रहो, वहाँ से अच्छा करने की कोशिश करो, शून्य से प्रारंभ करो। शून्य से प्रारंभ करो। अभी मैंने कुछ दिन पहले अर्जुन पे कुछ लाइन भी लिखा था। अर्जुन का एक छोटा सा अच्छा केस है वो, मतलब मैं महाभारत में देखा हूँ, पापा कहानी भी सुनाए थे मुझे कि यार अर्जुन ऐसा विद्यार्थी था कि वो हट करके विद्या पाता था। एक छोटी सी आप लोगों ने सुनी होंगी, अगर मैं एक मैसेज के तौर पे ये दूं कि चक्रव्यूह का जब रचना हुआ महाभारत में, तो उस समय क्या हुआ था कि अर्जुन को तो पीछे भेज दिया गया था, पीछे षड्यंत्र रचा गया कौरवों द्वारा। और कौरवों तो जब पहले से इसका षड्यंत्र बनाया जा रहा था, रणनीति तैयार की जा रही थी चक्रव्यूह में, तो दुर्योधन खड़ा हो गया। तो बात चली कि चक्रव्यूह का रचना तो द्रोणाचार्य कर देंगे, तो चक्रव्यूह भेदेगा कौन? तो बोले बस उधर से दो ही जन जानते हैं, एक कृष्ण, श्री कृष्ण जानते हैं, एक अर्जुन जानते हैं। दुर्योधन इस बात पर गुस्सा आ गया कि जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा उसी गुरु में अर्जुन पढ़ा, तो मैं क्यों नहीं सीख पाया? हाँ। या मेरे कौरवों में से कोई भाई क्यों नहीं सीख पाए? ऐसा है। तो द्रोणाचार्य वहीं पे गुस्सा के कहते हैं दुर्योधन से कि मूर्ख, मैं किसी चक्रव्यूह तो मैं किसी को भेदना सिखाता ही नहीं हूँ, ये मेरे सिलेबस में ही नहीं है। चक्रव्यूह तो मैं बस अपने वंश, अपने बेटा सुदामा को सिखा रहा था। अर्जुन आगे हट करके सीखने मुझसे नहीं, सीखना है मुझे, सिखा के रहो आप मुझे। जैसे मैं डेटा साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाए कि मैं ट्रांसफार्मर को मुझे सिखा रहा था, ट्रांसफार्मर में सीख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल, तो सीख सकता हूँ। यस। मैं डेटा साइंस का हूँ, इसका मतलब ये नहीं ना यार कि मैं डेटा साइंस का सीखता चलूंगा। कोई मुझे अगर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा है, इलेक्ट्रिकल का वो चीज है, कोई हाई वोल्टेज में सिखा रहा है, तो सीखने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास समय है, मेरे पास सब कुछ जुगाड़ है, मैं सीखने की ललक है, तो सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियर्स का अब तक मैं सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये पाया हूँ, दो डेफिनेशन। एक इंजीनियर्स में, सारे ऑडियंस में मैक्सिमम इंजीनियर्स ही हैं क्योंकि मुझे पता है, तो सारे इंजीनियर्स को एक दो चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने जो चीज सीखी थी, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देने वाले इंजीनियर्स। और दूसरा, इंजीनियर्स मतलब ऑलराउंडर्स। बिल्कुल। मतलब आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, सिस्टम में अपना काम कर रहे हैं, ये मेरे ही कॉलेज के एस भारती सर है, उनके द्वारा स्टेटमेंट में इंडक्शन प्रोग्राम में सीखा था कि आप एक मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, कुछ जलने की बू आने लगती है। आप इंजीनियर हो, बीटेक एमटेक हो, और आप कॉल करो इलेक्ट्रिशियन को, हेलो मिस्त्री को कॉल कर रहे हो कि आगे आके ठीक करो, नहीं। लेकिन इंजीनियर मतलब ये होता ही नहीं। इंजीनियर मतलब तुरंत अपना वो पेचकस निकाला निकाला, खोला टेस्टर निकाला, कसा तार लगाया, कसा, फिर सिस्टम ऑन, फिर से वो सिस्टम पे काम कर रहा है। दैट इज इंजीनियर। ये इंजीनियर ऐसा नहीं बिल्कुल है कि मैं डेटा साइंस का हूँ, आप सीएस के हो, आप आईटी के हो, तो मैं तो यही करूंगा, ये तार जोड़ने वाला काम हमसे नहीं हो। नो, इंजीनियर मतलब ऑलराउंडर। पर दो चीज मैंने सीखी है, मैं डीएस का, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे माइनिंग नहीं आना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल कुछ चीज नहीं समझ समझ में सब कुछ आना चाहिए, सीखने की ललक हो। तो वही मैं महाभारत का बात कर रहा था, हट करके विद्या प्राप्त कर लो आप, बहुत आगे तक, मतलब आगे तक वो साथ देगा विद्या, हुआ जो विद्या आपने हट कर दे बस। तो लास्ट मैसेज यही है कि कितनी भी समस्याएं आए, हमें हमेशा शून्य से प्रारंभ करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट हमारे एनएसएस लीडर के साथ पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे, और उसमें कुछ यूनिक भी सुनने को मिलेगा हमें इनसे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक और बात, लिए। एक और बात, इतनी मेहनत आपके द्वारा, जैसे राजू एज इंटरव्यू नहीं रखते हैं, छोटी सी बात बताते हैं, राजू मेरा क्लासमेट है, शुरू से ही ये एक अच्छा खासा क्लब में अच्छा स्पीकर रहा, अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर रहे आप। इनकी वीडियोज अच्छी अच्छी वीडियोज आती है, चाहे वो फिलोसफी पे हो, कुछ भी पे हो, अच्छा वीडियो बनाते हो। तो एक मेहनत होता है, हर किसी का मेहनत होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि नाचने वाला भी मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्री के व्यूज मिल जा रहे हैं, उसको फ्री के कुछ मिल जा रहा है, हर कोई अपना मेहनत कर रहा है। दूसरा, हमारा आपका ये ऑडियंस, मैं पहले सबसे पहले मैं इसी बात शुरुआत किया था, सब के सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। हमारा आपका ये शो है, मेरा आपका ये बातचीत है, ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे यानी कि मेरे में कमी है, आप में कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आप मान के चले, बहुत ये बात मान के चले।
ऑडियंस ने कह दिया, तब सब दिखा दिया, यानी कि अब यस यू आर वेल गुड, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छे शो होस्ट कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऑडियंस इज एवरीथिंग फॉर स्पीकर्स, बिल्कुल ये मैं मान के चलूंगा। और थैंक्स टू ऑडियंस। अगर आप कहीं देख रहे हैं हसल शो को, अभी शुरुआती है, और ये सबसे बड़ा मैं तो मानता हूँ कि मुझे इनवाइट कर दिया ये कल मुझे शाम को इंस्टा पे मिलता है कि मुझे टैग मेंशन सब कुछ कर दिया कि यार तुम्हें प्रपोजल एक्सेप्ट किया, ऐसा वैसा। हालांकि कल तो हमारा व्यूम चल रहा था, उसमें सब कोई बिजी थे, फिर भी मैं आया। अभी भी मैं आया हूँ तो मैं एनर्जी देख कर आया हूँ, और कुछ नहीं। तुम्हारा एनर्जी है, अच्छा एनर्जी है, अच्छा शो चलेगा, सामने वाले ऑडियंस को मना लो, बिल्कुल बिल्कुल, बस कोशिश यही रहेगी। सामने वाले ऑडियंस को मना लो। उसी के हाथ में है कि राजीव भारद्वाज जहाँ है, वो एक समय ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पॉडकास्ट कर रहे हो, क्योंकि इलाहाबादिया जो है हमारा पॉडकास्ट वाला, वो भी एक सपना देखता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी उनके पॉडकास्ट में आए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सारा ऑडियंस पे छोड़ दो, वो जो तुमको फैसला देंगे मान लो और आगे। बिल्कुल, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर जो आपकी कोई राय है इस पॉडकास्ट को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और विक्की भाई का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा, आप बिल्कुल कमेंट करें। एंड बाकी आप सब पे निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक्स अगेन थैंक यू सो मच।